हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है, आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किए थे कि कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसे थोड़ा सा समझने के लिए आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, तो मैं आज ये लेक्चर करा रहा हूँ। और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल हम IIT JEE इन सब के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करते रहेंगे और ये लेवल हमेशा पढ़ते रहेंगे। जब भी आप इन बिटवीन द किसी भी चैप्टर के बीच में यदि आप बोलते हैं कि ये टॉपिक सर रिवीजन के टाइम पे भी इसे, तो मैं लेक्चर डेली अपलोड करता रहूँगा और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे। कभी कभी हम CTQ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं, और आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल ये है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर वेलोसिटी v, एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग इट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली में थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को मैं चेंज करता हूँ कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई जो बॉडी ऑफ मास है वो जो मूव कर रहा है ना, जो मूव कर रहा है उसका जो मास है वो उसका जो मास है वो क्या है, m है, और किसी सर्कल में वो मोशंस कर रहा है और विद वेलोसिटी मैं मान के चल रहा हूँ अभी v, और हमें एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने। अभी मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ कि v वेलोसिटी से चल रहा है, कैसे इसकी सिंपल में वेलोसिटी v, यहाँ पे v वेलोसिटी मैंने मान लिया। तो मुझे मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें आप तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, इस फोर्स कहेंगे वो फोर्स है जो कि हमेशा कहाँ पे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा। और तो ये जो फोर्स है, फोर्स F है, ये डिपेंड करेगा, ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मास होगा, मतलब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि मास का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, तो मैंने m⁻x लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात जो है हमारा ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स क्या होगा कि रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि रेडियस का भी पावर नहीं मालूम, क्या पता उसके डायरेक्ट स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो मैंने क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर y। और साथ ही साथ ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन इसका पावर हमें नहीं पता है, तो मैंने क्या कर दिया, v टू द पावर z। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड है, m टू द पावर x इंटू r टू द पावर y इंटू z टू द पावर, सॉरी एक मिनट, m टू द पावर x, r टू द पावर y एंड v टू द पावर क्या हो गया, ये z। ये इस पे ये मैंने जो तीन बातें लिखी थी, इन तीनों बातों से मैंने इसको यहाँ पे ये लिख लिया, और ये इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो है डायमेंशंस एनालिसिस कर रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले एक स्टेप और लिखेंगे कि F इज इक्वल टू K m टू द पावर x इंटू r टू द पावर y इंटू b टू द पावर z। क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपने एक कांस्टेंट ले लिया, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, K बोलेंगे। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, K बोलेंगे। लेकिन K जो होता है ना, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है हमेशा, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा K जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस। K जो है हमारा वो है डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे अब मैं यदि डायमेंशंस एनालिसिस करूँगा या मैं बात करूँगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड
एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड। तो डायमेंशंस की बात करूं मैं, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होना चाहिए, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल आपने देखा ही था, मैंने वहाँ बताया था, डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को पता चल चुका है। तो अब देखिए, तो यहाँ तक जब हमें मालूम हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि हमारा हमें ये मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू अब हो गया है k, और m टू द पावर क्या है x, r टू द पावर क्या है y, और v टू द पावर क्या है z। और हम जानते हैं डायमेंशन फार्मूला जो m का होता है F इक्वल टू ma होता है, तो मास का जो डायमेंशन होगा m होगा, एक्सेलरेशन का l t टू द पावर -2। तो मैंने लिखा m l t टू द पावर -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशंस। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका तो कोई डायमेंशंस होगा नहीं। अब हमारे पास मास बचा, तो मास का जो डायमेंशंस फार्मूला होता है m, और इसके मैंने पावर लगा दिया क्या, x, m टू द पावर x। और फिर हमारे पास रेडियस है, रेडियस का भी क्या डायमेंशंस फार्मूला हो जाएगा, l टू द पावर मैंने क्या कर दिया y। फिर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या हो गया, l t टू द पावर -1, और ये क्या हो गया, पावर टू z, क्या हो गया, z। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास ये बातें आ चुकी हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड। मैंने कहा कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड में पावर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे। जब पावर को हम कंपेयर करेंगे तो हमने सबसे पहले किसका कंपेयर किया, पावर ऑफ द m। तो m का कंपेयर करेंगे पावर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा कंपेयर पावर ऑफ 1, कंपेयर द पावर ऑफ m, द पावर ऑफ m का पावर कंपेयर करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखिएगा। जब m का पावर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हम किसका कंपेयर करें, कंपेयर द पावर ऑफ l का पावर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कंपेयर द पावर ऑफ l ऑन बोथ साइड। हम दो के दोनों साइड हम पावर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला इधर लेफ्ट हैंड साइड तो ये 1 है, और इधर क्या हो जाएगा, l के पावर एक बार y होगा, दूसरी बार क्या होगा, z होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, y प्लस z, क्या आ गया, y प्लस z, क्या आ गया, y प्लस z आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। फिर हम करते हैं कंपेयर द पावर ऑफ z के बाद, अब सॉरी l के बाद अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ t का जब पावर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में t जो है वो क्या है, पावर -2 है, और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि z इक्वल टू क्या है, 2, z इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में z की हम वैल्यू रखेंगे, तो ये 1 इज इक्वल टू y प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब यहाँ पे आ जाइए आप, तो आपके पास ये जो रिलेशंस था, तो यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, m, x की वैल्यू क्या है 1, r टू द पावर y है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1, और z की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये हो गया mv स्क्वायर अपन r, क्योंकि जिस पे पावर -1 होता है वो नीचे जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया कि फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mv स्क्वायर अपन r।
तो ये देखिए बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है लेफ्ट साइड राइट साइड, हमारे पास ये रिलेशंस आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया और इसे आप लोग एक बार फिर से खुद से करेंगे समझने के बाद। बाकी मैंने समझाया है, सॉल्व आपको खुद से करना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, तभी ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग pendulum have error of 1% and 2% respectively, what is the error in the estimate of G? तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गिवन डेटा क्या है। तो ये टाइम पीरियड इन्होंने दिया है और इन्होंने कहा कि लेंथ और टाइम पीरियड में जो एरर है वो क्या है 1% और 2% का है। तो जी में क्या एरर होगा, जी को जो हम कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए आप क्वेश्चंस में देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है पेंडुलम के केस में। तो मैं जानता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आगे हम ये पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस तो वहाँ पे आएगा। तो अभी आपको ये नहीं बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि T इक्वल टू जो होता है वो होता है 2π√L/G। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ T² और ये जो है क्या हो जाएगा 4π² हो गया। तो यहाँ से अब हमें G देखना है, तो G इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4π²L, ये स्मॉल एल से लिखिए या बिग एल से लिखिए, मैं स्मॉल एल से लिख देता हूँ L/T²। तो ये हमारे पास है। अब यदि मैं परसेंटेज एरर की बात करूँ, परसेंटेज एरर क्या होगा किसमें, जी में, तो वो क्या होगा। तो परसेंटेज एरर की बात करें तो देखिएगा परसेंटेज एरर क्या होगा। अब ये हमें सिंपल सा मालूम है कि ये एल और टी के फॉर्म में हो गया है। तो परसेंटेज एरर जो है वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा ΔL/L इंटू 100 प्लस 2ΔT/T। ये होता है। देखिए ये T⁻² है तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशंस के थ्रू हम इसे T² से 2T कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया। अब हमें पहले से क्वेश्चंस में दिया गया, क्वेश्चंस में क्या दिया गया, गिवन क्या था, गिवन ये था कि गिवन डेटा में हमें ये मिला था कि गिवन डेटा में क्या मिला था, सबसे पहला ये मिला था कि जो एरर है किसमें, लेंथ में, वो कितना है ΔL/L परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है इन्होंने 1%, और इन्होंने ΔT/T परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया है। तो ΔL/L इंटू 100 की बात कर रहे हैं, ये 1% इंटू 100 कर देंगे। तो ये ΔT/T ये भी 100 कर देंगे यहाँ पे इंटू 100। तो एक मिनट में इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो क्वेश्चंस में दिया गया है ΔL/L इंटू 100, ये परसेंटेज के फॉर्म में तो तभी बनता है। ये कितना दिया गया है 1%। दूसरा क्वेश्चंस में दिया गया है क्वेश्चंस ΔT/T इंटू 100 इक्वल टू कितना, ये दिया गया है 2%। तो ये क्वेश्चन में पहले दिया गया है और हम ये जानते हैं एरर का फार्मूला कि परसेंटेज एरर जो जी का होगा वो ΔL/L इंटू 100 प्लस 2ΔT/T इक्वल टू 100। ये देखिए बाइनोमियल एक्सपेंसेस, जब भी जैसे बाइनोमियल एक्सपेंसेस में जब भी बातें होती हैं तो हम जो स्क्वायर में होता है ना उसे 2 के उस पावर के साथ स्क्वायर हो क्यूब हो तो उस पावर को हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ प्रोडक्ट मल्टीपल में कर देते हैं और फाइनली हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बातें बताई हैं। जैसे यहाँ पे T² है तो ये क्या हो गया 2T, तो 2ΔT/T, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एरर होता है, एरर का जो फार्मूला होता है परसेंटेज में हम निकालना चाहते हैं तो चेंज कितना चेंज हुआ डेटा, ओरिजिनल कितना था इंटू 100 कर देंगे तो वो उसका एरर हो जाता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही इन्होंने वैल्यू दे रखा है ΔT/T। तो ΔT/T जो है ΔL/L इंटू 100 ये जो है इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो ये इन्होंने दे रखा है 1 और यहाँ पे ये कितना दे रखा है 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1
ये जो वैल्यू आ गई 1+4, तो 1+4 की जो वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे 5। तो यहाँ पे मैं क्या समझ में आया कि परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर इन जी में जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 5%। कितना एरर होगा, 5% होगा। तो ये ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आसानी से उसे डायमेंशंस एनालिसिस से उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे जो है वो है ये, द मेजर ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 1.60 ± 0.01 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 5.0 ± 0.1। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं ना, प्लस माइनस की बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, प्लस माइनस। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बातें हैं ना, ये क्या है, प्लस माइनस की बातें, मतलब इतना ज़्यादा या कम हो सकता है, प्लस माइनस 0.1। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पता है कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना सिलेंडर का, वो क्या होता है, वो होता है V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, कोई सिलेंडर है। सिलेंडर का रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है R है और इसकी हाइट जो है वो क्या है, H है। हाइट क्या है, H है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या एरर होगा, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ V इक्वल टू π/4 D स्क्वायर इंटू H, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर के टर्म में बातें दी गई हैं, इसलिए मैंने इस फार्मूले को डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करें कि परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम में कितना होगा परसेंटेज एरर, तो वो देखिएगा इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर जो वॉल्यूम में होगा वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं D स्क्वायर है, फिर से मैंने वही बताया कि पावर वो तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल, जितना होगा पावर मल्टीपल 2 डेल्टा D अपॉन D। और बात करें हाइट की, तो हाइट के पास कुछ भी पावर नहीं है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा H अपॉन H। अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो अब यदि हम बात करें डेल्टा D क्या है, तो डेल्टा D देखो, ये जो हमारे पास ये टर्म लिखा हुआ था ना, ये टर्म हमेशा डेल्टा का होता है। तो जैसे ये हाइट है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H, और डेल्टा D जो है वो D के साथ जो टर्म है वो डेल्टा D हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा D की बात करें तो डेल्टा D जो है वो कितना है, 0.01, और D हमारे पास कितना दिया गया, 1.60। सिमिलरली डेल्टा H जो है वो कितना है, 0.1, और H की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू है 5.0। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है, 5.0। ये कितनी है, 5.0 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटू 100, और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0125 प्लस 0.02। तो ये क्या हो गया, इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.0325 इंटू 100, और ये फाइनली हो जाएगा हमारे पास 3.25%। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर, क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को हम आसानी से
कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा रिवीजन करिए और इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए। तो हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देता हूँ। किस में देता हूँ? प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देता हूँ, और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे देखिए आने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चंस क्वेश्चंस है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी सीजीएस में यूनिट क्या होगी। तो ये मैंने आपको किस में दिया है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके, तो ये सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं तक देख रहे हैं, और बाकी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारे मैसेज जो भी ऑफलाइन बैच में हैं वो तो लगातार मैसेज कर रहे हैं, बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी मैसेज करेंगे, उनके लिए भी बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस होगा जैसा कि मैं ऑफलाइन में जो बच्चों का रिस्पांस, उन ऑफलाइन बच्चों को जो मैं रिस्पांस देख रहा हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।